नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरे सेकंड पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, इस्तकबाल है, सत श्री अकाल। आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे वकालत से जुड़े तमाम पहलुओं पर। हम बात करेंगे कैसे एक वकालत शुरू होती है और कैसे एक वकील उस पेशे को अपने साथ जीवन में अपना, और इन्हीं तमाम बातों पर, इन्हीं तमाम पहलुओं पर मुझसे बात करने के लिए मेरे साथ रूबरू हो रहे हैं सतीश पांचा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आपके इस पॉडकास्ट में जी। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछते हैं, वकालत में जो वकालत है, वकालत में एंट्री कैसे ली, इस पेशे में कैसे आए, कैसे इसे अपनाया जाए और कहाँ से इसकी शुरुआत करें? नमस्कार साथियों, सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा जितने भी दर्शक दीपक जी के हैं। वकालत में एंट्री कैसे ली, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है वकालत है क्या, वकालत ही क्यों। तो साथियों, दुनिया में बदलाव लाने वाले जितने भी लोग रहे हैं उनमें इस पेशे का बड़ा योगदान है। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से लेकर और बराक ओबामा, ये सब लोग वकालत के पेशे से ही जुड़े हुए हैं। तो वकालत के पेशे में वो मादा है कि आप लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं, समाज के जीवन में बदलाव ला सकते हैं और देश के दशा और दिशा दोनों को प्रभावित करने की क्षमता एक वकालत रखती है। अब सवाल आता है कि वकालत को कैसे किया जाए। जस्ट आपके सवाल पे आता हूं, वकालत में एंट्री कैसे लें, पेशे को कैसे अपना। तो हाउ टू स्टार्ट ए कैरियर इन लिटिगेशन और वकालत। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एलएलबी करना होता है। एलएलबी करने के दो तरीके हैं। आप इसको 12वीं कक्षा के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, या आप ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की हो तो आप इस तरीके से भी एलएलबी में एडमिशन ले सकते हैं। मेरे को लगा दो तरीका आप बताएंगे, घर बैठे और एक कॉलेज से जाके। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जिस तरीके से प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो प्राइवेट अवेलेबल हैं। जैसे आप बीए प्राइवेट कर सकते हैं, बीकॉम प्राइवेट कर सकते हैं, इवन इग्नू के माध्यम से आप बीएससी भी प्राइवेट कर सकते हैं घर बैठ के। हालांकि उसमें क्लासेस हैं, बट यू कैन डू अनदर जॉब एज वेल एज द परसुइंग दैट पर्टिकुलर कोर्स। बट इन एलएलबी द बार काउंसिल ऑफ इंडिया के स्पष्ट आदेश है कि दिस इज नॉट अ पार्ट टाइम कोर्स, एलएलबी इज अ फुल टाइम कोर्स। एलएलबी इज लाइक एमबीबीएस, एक प्रोफेशनल कोर्स है। तो घर बैठ के बिल्कुल नहीं होता है, आपको डेली क्लास जाना होगा। एक बार आप एडमिशन ले लेते हैं, आपको प्रॉपर पढ़ाई करनी होगी। और अगर आप घर बैठ के कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये लीगल है, कहीं ना कहीं ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी जी। तो घर बैठ के करते हैं। हाँ, तो 12वीं कक्षा के बाद अगर आप एडमिशन लेते हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में, एडमिशन लेने के लिए आपको क्लैट का एग्जाम देना होता है। क्लैट CLAT। तो इससे आप एनएलयू में एडमिशन आपको डायरेक्ट आफ्टर 12th मिल जाता है और आपको 5 साल के एलएलबी, जो बीए एलएलबी या बीबीए एलएलबी कराई जाती है। दूसरा तरीका है, डिग्री इसमें आपको बैचलर की मिलती है। यस, बैचलर की, लीगम बैकलॉरियस, जिसका अर्थ बैचलर इन लॉ है। तो दूसरा तरीका है, आप ग्रेजुएट हो, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो, यू कैन। अच्छा, ये जो नॉन बैकग्राउंड स्टूडेंट्स है, आजकल काफी रील्स में भी देखता हूँ, बहुत से जो नए नए वकील है वो बनाते हैं कि हम नॉन बैकग्राउंड से हैं। नॉन बैकग्राउंड क्या है? वकील कहते हैं ना कि हम वी आर द नॉन बैकग्राउंड एडवोकेट्स। उनका कहने का मतलब होता है कि हमारे जो खानदान में कोई इस पेशे में नहीं था, लेकिन हम पहले हैं। तो वो लोग अपनी शुरुआत कहाँ से करें, हाई कोर्ट तक या सुप्रीम कोर्ट तक जाए? नॉन बैकग्राउंड लॉयर्स, ठीक है, कॉमन पार्लेंस में वर्ड होगा, बट मोर स्पेसिफिक अगर बात करें तो फर्स्ट जनरेशनल लॉयर्स। तो ऐसे लॉयर्स जिनके परिवार में कोई पहले वकील नहीं रहा, यही वर्ड था वो। ऐसे वकील जिनके परिवार में कोई कभी वकील नहीं रहा, जैसे कि मैं खुद हूं ऐसा ही, तो आई एम ए फर्स्ट जनरेशनल लॉयर एज वेल। तो बहुत सारे वकील ऐसे हैं जो
पहली बार अपने खानदान में वकील बनते हैं, जिनके पिता वकील नहीं है, माता, भाई या परिवार में दूर दूर तक कोई वकील नहीं है। मैं उनमें से एक हूं। तो मेहनत सबको करनी है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसके माता पिता वकालत में है और भाई वकालत में है, ऑब्वियस है जब परिवार में कोई काम हो रहा है तो आपको उसका प्रिपेरेटरी जो वर्क है, प्राथमिक जो काम है, वो आपको वहां से मिल जाएगा। आप उसके बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं हो। एक होता है अनुवांशिक गुण, एक होता है अनुवांशिक एटीट्यूड। वो एटीट्यूड आ ही जाता है कि घर में एक वकील है तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल जाएगी, कहीं फंसता हूँ तो वो चीज कहीं ना कहीं उन जो वकील होते हैं देखिए, सपोर्ट मिलना स्वाभाविक है। अगर आपके पिता खेती करते हैं तो आप बचपन से खेती देखते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे किसान बन जाएंगे। हाँ, अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको हेल्प मिलेगी। बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे अच्छे एक्टर्स नहीं बन पाए। नहीं बन पाए। दूसरा, आपने बात की आनुवांशिकी की, तो अगर प्रोफेशंस के बारे में आप आनुवांशिकी की बात करेंगे तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको बता दूं, आपके माध्यम से आपके दर्शकों को बता दूं कि अगर कोई किसी पेशे को परस्यू करना चाह रहा है, उसमें आगे बढ़ना चाह रहा है और केवल आनुवांशिक, केवल रक्त संबंध की बात करता है, तो दोस्तों माफ करना, लेकिन आप मानसिक बीमार हैं। ये मानसिक बीमारी का एक द्योतक है। तो ये मेहनत करनी होगी। आपने बता दिया कि फ्लैट होता है। तो वकालत के जो कॉलेज है इसको कैसे चुना है? कुछ बड़े कॉलेज के मैं नाम लूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी है जी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है जी, और आपका एक NLU है। जी, तो यहाँ तक कैसे पहुंचे? अगर कोई व्यक्ति यहाँ तक नहीं भी पहुंचता, जी, ऐसे बहुत से वकील हैं या आप जी। जानते होंगे, वैसे बहुत बड़े नाम होंगे जो इन कॉलेज से नहीं है लेकिन बड़े नाम है। हाँ, तो वो बच्चे अपने को कैसे मोटिवेट करें और एक क्या अभिप्रेरणा, क्या एक कौन से मोटिवेशन बच्चे लेते जो किसी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से हैं? हाँ, LLB नहीं कर मतलब रहे नामी हैं? ग्रामी से जो जी, जी, जिसे जी, कहा जी, जी, समझ गया। जो टैलेंट है वो जगह और माँ का गर्भ देखकर जन्म नहीं लेता। टैलेंट कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, कहीं भी पैदा हो सकता है। एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी तक ना जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ये केवल टैलेंट ही इसका कारण नहीं है। आप अगर दूर दराज के गांव में रहते हैं जहां 100-100 किलोमीटर तक आपके पास बस का या ट्रेन का भी साधन नहीं है, तो हो सकता है कि आप ना जा पाओ। और हमारा देश विकासशील देश है, यहाँ टैलेंट चप्पे चप्पे पर है, लेकिन अप्रोच नहीं है सबकी। उसके विभिन्न कारण हैं। गरीबी हो सकता है, संसाधनों का ना हो सकता है। तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं एक मिनट में रोकना चाहूंगा, ऐसे में अगर आपका एडमिशन अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं हो पाया या किसी कारणवश आपको लगता है कि अब साल बचाना है और आपने किसी मतलब नॉन रिकॉग्नाइज्ड, जिसे मतलब पैन इंडिया लेवल पर लोग नहीं जानते, ऐसी यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन ले लिया है, तो मेरा ये मानना है अगर आप इस पेशे के प्रति पैशनेट हैं तो गो फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एट द फर्स्ट इंस्टेंस। आप ग्रेजुएशन के बाद प्राथमिकता वही हो, प्राथमिकता आप ऐसी रखें जिसको देखो, जहां वो रिकॉग्नाइज्ड है। क्यों वो रिकॉग्नाइज्ड? इसलिए है क्योंकि वहां की फैकल्टी जो है एक एक हर यूनिवर्सिटी का कल्चर बन जाता है। अगर ऐसा ना होता तो इंडियन गवर्नमेंट क्यों यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग देती? ऐसा खास क्या होता है जो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, इनमें ऐसा खास क्या होता है कि ये इतना बड़ा नाम बना लेती है और इनके नाम से इंटर्न हायर हो जाते हैं, जो बड़े बड़ी जो ला फर्म होती है वो, मतलब मैंने तो देखा है। मैं 30,000 एक टाइम था, मैं गया था तो एक वकील साहब थे, उन्होंने लगा रखा था कि सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही इंटर्न यहाँ पर है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट है वही यहाँ पर है, औरों के लिए मेरे पास जगह नहीं। हालांकि उसके पीछे के, अब जब मैं उस टाइम में स्टूडेंट था, 12th क्लास करी थी, लेकिन अब जब मैं बहुत सारी चीजों पे जाता हूँ तो अब लगता है कि इसके कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, कि हो सकता है वो डोसू का स्टूडेंट रहा हो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, या फिर हो सकता है राजनीतिक कारण कुछ हो, राजनीतिक हित हो दिल्ली यूनिवर्सिटी से। लेकिन पर्टिकुलर उन्होंने जो लिखा था कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट को हायर करना चाहता हूँ, तो ये जो हवा बना रखा है रिकॉग्नाइजेशन का, जो आपने कहा कि उनको वरीयता दी जाती है, उनके नाम एक जुड़ जाता है बड़े संस्थान का नाम, तो ये कहाँ तक सोसाइटी के जो दृष्टिकोण है, पर्सपेक्टिव जो सोसाइटी ने बना रखा है, वो ठीक है?
देखिए, सोसाइटी ने क्या बना रखा है इसके बारे में अगर आप कहीं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति ने एक यूनिवर्सिटी को, केवल एक यूनिवर्सिटी को एंटर करने के लिए अपने बोर्ड पर लगा दी, ये तो मतलब बिल्कुल अनुचित बात है, गलत। बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है। केवल ड्यू से भी अगर आप रैंकिंग्स की बात करें तो ड्यू से बेहतर कॉलेज कई बार बीएचयू आ जाता है, कई बार आपका एनएलयू होता है। कहा जाता है बीएचयू सिर्फ जज तैयार करता है और दिल्ली देखिए यूनिवर्सिटी देखिए हर संस्थान का एक टेम्पो होता है, मतलब हर एक संस्थान अपनी कुछ एक पेक्युलरिटीज रखता है कि वो उस अप्रोच के साथ बच्चों को पढ़ाता है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, आई हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आई हैव कंप्लीटेड माय एलएलबी फ्रॉम देयर। सो उसका क्या है, वहां पे केस मैथ से पढ़ाया जाता है, मतलब नॉर्मल केसेस जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हैं वो क्यूरेटेड होते हैं, जो फैकल्टी है उनको एज पर टॉपिक्स उनको बना के रखती है और आपके सिलेबस में वो पढ़ाए जाते हैं। अच्छा। तो अगर आप डायरेक्ट केस लॉ से पढ़ रहे हैं तो आपका जो एक्यूमन है वो डेवलप होता है। एक्यूमन क्या होता है? मतलब एक एक्यूमन मतलब एक विद्वता, अच्छा। आपका जो आईक्यू है, आपका सोचने समझने का तरीका मतलब आपके जो सोचने समझने का तरीका हाँ है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का बनता चला जाता है। तो आप एक वकील बनने की राह पे चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जज भी बनोगे देन यू हैव टू रीड जजमेंट्स एज वेल। एक चीज और मैं देखता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं भाई हमारा लड़का तो जज की तैयारी कर रहा है, जज की पढ़ाई कर रहा है। जी जी तो ये जो जज की पढ़ाई है, जी न्यायाधीश जी समाधान ना, मेरे पास तो जी जो एक जज की पढ़ाई है ये अलग है वकील से? नहीं स्पेशल कुछ कोर्स नहीं, क्या है? देखिए जहां तक कानूनी शिक्षा का सवाल है, इस देश में जो पहली सीढ़ी है कानूनी शिक्षा की वो है एलएलबी। अगर आप वकील बनना चाहते हैं देन आपको एलएलबी करनी है, आप जज बनना चाहते हैं उसके लिए भी आपको एलएलबी करनी है, आप कहीं लीगल ऑफिसर बनना चाहते हैं उसके लिए भी आपके लिए एलएलबी इनफ है। तो कॉलेज में एलएलबी ही की जाती है, उसके बाद इट इज अप टू यू आप क्या करियर बनाना चाहते हैं। आप जज बनना चाहते हैं तो स्पेशलाइज्ड पढ़ाई आपको जज के मतलब वो सिलेबस उठाएंगे आप। मतलब जज की पढ़ाई का मतलब है जो पर्टिकुलर स्टेट जो एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, जो जो लोक सेवा आयोग जो होते हैं स्टेट्स के, वो जजेस की वैकेंसीज निकालते हैं या कंसर्न हाई कोर्ट्स निकालते हैं। तो आपको सिलेबस लेना और उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। अब आप किसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं, ये आपके ऊपर है। दो लोग सेल्फ स्टडी करके भी जज बनते हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं एक चीज और चली थी कि डायरेक्ट जजों को ना हायर करके एक प्रैक्टिस वकील को लेके आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं कितना सही है और कितना गलत लगता है? देखिए, जज बार एंड बेंच, बेंच जहां जज बैठते हैं, बार जो बॉडी है वकीलों की एक एसोसिएशन है जो जज साहब को एड्रेस करती है न्याय पाने के लिए और क्लाइंट्स को न्याय दिलाने के लिए। ठीक है, तो आपने जो बात कही कि जो जजेस हैं, सवाल बोल दो, सवाल ही भूल गया। एक मिनट वो तो हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे बढ़ते। नहीं सवाल बेटा, जज की पढ़ाई स्पेशल अलग है। नहीं वो तो चल दिया था आगे। हो गया। उसके बाद अभी मैंने कुछ पूछा था, वो बड़ा ही अदब पूछा था मैंने। हाँ, सवाल मेरा ये था, मैं दोबारा बताता हूँ। सवाल ये था कि जज डायरेक्ट भी हायर होते हैं, हाँ, आप एंट्रेंस दे के लगते हैं। कहीं ना कहीं एक मांग उठी थी कि आपको मिनिमम वकालत की प्रैक्टिस होनी चाहिए, 1 साल या 2 या 3 साल, एक बीच में ये मांग उठी थी जी, और उसके बाद आपको एक जज होना चाहिए जी। कहीं ना कहीं किसी दृष्टिकोण से ये ठीक भी लगता है, क्योंकि एक वकील को एक वकील समझता है और उसी दिमाग से एक जज भी वो ऑर्डर पास करेगा। कहीं ना कहीं जो ये जो मांग थी इसके पीछे का जो क्रोनोलॉजी का हो या दृष्टिकोण कह लीजिए, तो ये था। तो क्या लगता है ये ठीक था? देखिए, जो सोसाइटी है
वो इवोल्व होती है, सोसाइटी की जो नीड्स है वो पर डे चेंज होती है। तो इट इज अप टू लेजिस्लेचर कि वो किस तरीके से जो कानून की शिक्षा है उसका नियामन कैसे करती है। तो इट इज अप टू लेजिस्लेचर। लेकिन अगर आप बात कहें कि जज के लिए वकालत का एक्सपीरियंस होना जरूरी है या नहीं, तो देखो जरूरी तो है। पूछो क्यों? क्योंकि जब हम बात करते हैं हायर जुडिशरी की, जब बात करते हैं हम ऐसे जजेस की जो उम्र कैद या फांसी तक की सजा दे सकते हैं, जिन्हें हम सेशंस जज कहते हैं, या बड़े आम भाषा में बड़ा वकील, बड़ी कोर्ट आप कह देते हैं, होती वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही है, लेकिन हायर जुडिशरी हो जाती है वो। वहां पर जो जजेस हैं वो उनके लिए 7 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। उनके लिए प्री रिक्विसाइट है कि आप 7 साल या तो वकालत करें कहीं, या आप जज हो। 5 या जज के लिए शायद कुछ मतलब रिबेट है 1-2 साल। एक्सपीरियंस आपको हाँ, देयर मस्ट बी एक्सपीरियंस इन योर, तभी आप किसी की जिंदगी का फैसला ले। ऑब्वियसली तो जरूरी है, इसलिए लेजिस्लेचर ने तो ये किया है। अब लोअर जुडिशरी की अगर बात करें, जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो उसके लिए कितना एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये तो लेजिस्लेचर पे है। और मेरा ख्याल है होना चाहिए, 1 महीने 1 साल का तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। फिल्मों से कितना अलग है कोर्ट? फिल्म समाज का दर्पण है। समाज को देखकर फिल्में बनाई जाती है, और कहीं ना कहीं फिल्मों में जो दिखाया जाता है उससे समाज प्रभावित होता है। और कोर्ट, लीगल प्रैक्टिस का फील्ड भी इससे अछूता नहीं है। ऐसी कोई मूवी जो आपको लगा हो कि हाँ ये कोर्ट रूम से टच करती हुई है, मतलब, या फिर हूबहू कोर्ट रूम, ऐसी कोई मूवी? हूबहू कोर्ट रूम जैसी मूवीज बहुत सारी तो हैं, लेकिन क्योंकि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने के लिए थोड़ा ड्रामेटाइज करना पड़ता है उन्हें। तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो एक राजकुमार राव की मूवी है शाहिद। तो उसमें जब हम लोअर कोर्ट की जो दृश्य देखते हैं, उसमें एक जाली लगी है, जज बैठा है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो बैठा है, तो इट्स मोर अकिन टू ए कोर्ट रूम। जोली एलएलबी का जो प्लॉट है वो कॉमेडी है बेसिकली, और उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी कहीं कहीं आई जिस पर आपत्ति भी हुई। कि किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के बारे में आपने कमेंट कर दिया, मेरठ यूनिवर्सिटी नाम नहीं लेना चाहिए, मेरठ ने बड़े बड़े क्रांतिकारियों को जन्म दिया है। फिल्म में नाम दिया था। हाँ, तो मेरठ यूनिवर्सिटी हो या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हो, तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो कोई आइडियल मूवी है। अगर आप कोर्ट रूम ड्रामा देखना चाहते हैं तो कोर्ट रूम ड्रामा देखना चाहते हैं, शाहिद एक मूवी है। इसके बाद एक क्रिमिनल जस्टिस एक वेब सीरीज आई है, उसको आप देख सकते हैं। क्रिमिनल जस्टिस एक वेब सीरीज आई है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। अब देखिए, अगर आप सिनेमा देखते हैं, कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो अब उन्हें दर्शकों को थोड़ा सा रोचक बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा हाँ ड्रामेटाइज करना होगा। लेकिन एक्चुअल कोर्ट रूम ड्रामा तो देखिए एक्चुअल ही होता है। कोर्ट रूम का कोई ड्रामा आपको लगा हो कि जज, कोर्ट रूम का ऐसा कोई ड्रामा जिसमें आपको लगा हो कि जज ऐसे भी होते हैं? क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे मेरे साथ जी। एक जज को बताया कि ये एमबीए लड़का है। जी जी जी। और डाइवोर्स का केस था, और जज ने कहा कि एमबीए और ये तो करीबन इसकी 50-60 या फिर लाख के आसपास इनकम होनी चाहिए। जी जी। लेकिन ये तो संविदा कर्मचारी और इसकी 20,000 इनकम है। तो जज माने नहीं थे। और इवन जो जज थे वो सैलरी स्लिप देख के भी काफी अचंभित थे। जी जी जी। तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस था? मतलब वो जज कहाँ से आते हैं जिन्हें लगता ही नहीं है, मतलब वो जो उन्हें यही नहीं पता कि संविदा कर्मचारी या फिर बेरोजगारी इतनी फैली हुई है कि एक एमबीए बच्चा 20,000 रुपए कमा रहा है। ये ऐसे जज कहाँ से आते हैं? देखिए, जो हमारा देश है विविधताओं और विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, और भारत का संविधान जो है वो हर तरह के फूल को एक माला में पिरो के रखे हुए हैं। एक इंसान के लिए इतने सोसाइटल डिफ्लेक्शंस को समा पाना बहुत कठिन है। जैसे आप हैं, मैं हूं, मैं आज तक मतलब किसी क्रूज पे नहीं गया,
तो अगर मैं किसी क्रूज पे नहीं गया और अगर क्रूज की समस्याएं मेरे सामने आ जाए और मुझे डिसाइड करना ही है, तो मैं अपने एक्सपीरियंस के कारण ही कर पाऊंगा उसको। तो अलग अलग तरह के लोग हैं। अब आदमी ने जैसा जिस सोसाइटी में वो बैठा है उसके अकॉर्डिंग उसको लगेगा कि भाई ऐसा ही होता है। अच्छा, कुछ तो ऐसे ये मानवीय स्वभाव है और मानवीय एरर है। कुछ ऐसे नो बिग क्वेश्चन जो डील। रिपीट होते हो हाँ आपसे, जैसे कि एडवोकेट और लॉयर में फर्क बताओ, ये क्वेश्चन बहुत आता है। मतलब ये वो वैसे तुमसे टेक्निकल क्वेश्चन है, ये टेक्निकल क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मगर बहुत से लोग पूछ लेते हैं ऐसे ही। हाँ, पूछ या फिर लेते हैं। और बहुत से क्वेश्चन जो रिपीट होकर आते होंगे कि भाई वकील तो पैसे उतारने के लिए रहते हैं, और क्या नाम, भाई वकील तो बहुत हराम होते हैं, उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब होता है, उन्हें फीस से मतलब होता है, और रिश्तेदारी भी। ऐसे बहुत से क्वेश्चन और कुछ एक्सपीरियंस, देखिए। इन्हें कैसे हैंडल करते, छोड़िए अच्छा। एक्सपीरियंस छोड़िए, मैं ये पूछता हूँ कैसे हैंडल करते। हंसकर। अच्छा, क्या कहते हैं? अब जिसने जो अपने माइंड सेट को बना लिया है उसका कहीं ना कोई कोई जिसे कहते हैं ना एक कड़वा एक अनुभव रहा होगा। तो अच्छे और बुरे लोग सब जगह हैं। अगर आप कहें कि अच्छे वकील नहीं है, मैंने ऐसे ऐसे बड़े बड़े वकील देखे हैं जिन्होंने प्रो बोनो केसेस किए हुए हैं। हमारे एक सीनियर एडवोकेट साहब है, उन्होंने प्रो बोनो का एक फैमिली मैटर किया है अभी प्रो रिसेंटली। बोनो प्रो बोनो मतलब फॉर द पुअर्स, फॉर द नीडी who cannot help themselves by money. They do not possess any money so that they can lead their legal fight in the court. अच्छा, डॉक्टर के लिए उनका जो कस्टमर होता है वो क्लाइंट है, दुकानदार के लिए ग्राहक होता है जी। ठीक है, सबके लिए अलग अलग नाम। लेकिन वकील और डॉक्टर के लिए जो सामने वाला आ रहा होता है वो क्लाइंट क्यों होता है? तो क्या होना वकील चाहिए के लिए आपके अनुसार, क्या होना चाहिए? बहुत से लोग कहते हैं कि दोषी है, व्यक्ति है, या फिर कुछ और नाम भी हो सकता था, वकालत कुछ भी कह सकती थी कि भाई हमारे पास आरोपी है। टेक्निकली अगर हम जाए तो वो आरोपी है। दीपक जी, आपने जवाब दे दिया, आपने जवाब दे दिया। अगर एक व्यक्ति जिस पर आरोप पुलिस ने लगाया है कि आपने चोरी की है, हम उसको चोर नहीं कह सकते, हम उसको आरोपी भी नहीं कह सकते। आरोपी नहीं है। बीइंग एडवोकेट, हमारे पास एक आदमी समस्या लेके आया है और हमें उस समस्या का कोई ना कोई सोल्यूशन देखना है, कोई समाधान देखना है, तो उसको हम एड्रेस कैसे करें? तो क्लाइंट इज क्वाइट सेकुलर वर्ड फॉर दैट।